खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे आज शाम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक जलसे-आम से खिताब करने वाले हैं। इंतजामिया की तरफ से इस रैली के लिए राज ठाकरे को 16 शराइत के साथ इजलास मुनक्किद करने की इजाजत दी गई है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि खिताब के दौरान कोई काबिल एतराज या तकलीफदेह तबसरा न किया जाए। राज ठाकरे, जो कि कभी मराठी मानुष की सियासत करते थे, अब खुद को हिंदू लीडर के तौर पर पेश करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं और ऐसे में इस जलसे-आम में राज ठाकरे किन मसाइल को उठाते हैं, इसी पर सभी की निगाहें हैं। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, आज राज ठाकरे की जो रैली होने वाली है उस पर सभी की नजरें जो हैं वो लगी हुई हैं। आपसे तफसीलात चाहेंगे, खास तौर पर जिस तरह से जो इंतजामिया है उसने एहतियात बरती है वहां पर सिक्योरिटी को लेकर। देखिए, राज ठाकरे की जो रैली है इससे लेकर सभी की निगाहें लगी हैं कि आज शाम राज ठाकरे किन किन मुद्दों पर अपनी भूमिका रखते हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर शिवसेना को घेरने की कोशिश की, उसके बाद लगातार जो उन्होंने अपना एक लुक भी बदली किया और ये बताने की कोशिश की है, खास करके जो उनका पहनावा है उस पर उन्होंने भगवा कलर पहनना शुरू कर दिया और ये बताने की कोशिश की एक पिक्चर्स जहाँ पे बाला साहब ठाकरे का और राज ठाकरे का ऐसे लगा कि बाकायदा सोशल मीडिया पे इसे वायरल किया जा रहा है। साथ ही जिस तरह से औरंगाबाद जो सभा होने वाली है, ये ऐतिहासिक सभा होने का दावा मनसे की तरफ से किया जा रहा है। आज राज ठाकरे क्या कहेंगे इस पे सभी की निगाहें हैं, लेकिन जो अहम 10 मुद्दे हैं उस मुद्दों पर हो सकता है राज ठाकरे अपनी भूमिका रखें, जिसमें सबसे पहले लाउड स्पीकर को लेकर जो अपनी भूमिका रखी थी उस पर वो राज ठाकरे बात कर सकते हैं। साथ ही जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने अल्टीमेटम दिया था उस पर अपनी भूमिका रख सकते हैं। और साथ ही जिस तरह से देखा गया कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जब उन्होंने अपनी भूमिका बदली तो अयोध्या दौरे को लेकर भी अपनी जानकारी मनसे कार्यकर्ताओं के सामने रख सकते हैं। और साथ ही जिस तरह से देखा गया था कि औरंगाबाद आने से पहले एमआईएम का बढ़ता प्रभाव खास करके वहां पर देखने को मिल रहा है और इम्तियाज़ जलील ने जिस तरह से उन्हें इफ्तार की दावत दी थी उस पर भी वो उनकी भूमिका रख सकते हैं। और जिस तरह से एक ज़माने में औरंगाबाद शिवसेना गढ़ माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये गढ़ खत्म होता होगा और वहाँ पर एमआईएम का वर्चस्व होने लगा है। तो अब ये बताने की कोशिश की जाएगी किस तरह से औरंगाबाद में शिवसेना खत्म हो गई और मनसे का एक प्रभाव वहाँ पर मिल सकता है। और औरंगाबाद के नाम को लेकर काफ़ी दिनों से यहाँ पे राजनीति शुरू है। हो सकता है इस बारे में भी जानकारी दे कि औरंगाबाद का नाम अब संभाजी नगर किया जाएगा। इस बात को भी लेकर वो अपनी भूमिका रख सकते हैं। लेकिन इस पूरे रैली को लेकर मुंबई पुलिस, औरंगाबाद पुलिस की नज़रें टिकी हुई है। खास करके उन्होंने जिस तरह से धारा 149 लागू किया उसके बाद लोगों से अपील की थी कि किसी भी तरह से किसी के दिल को दुखाने वाला भाषण नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का शस्त्र इस रैली में नहीं दिखाना है। जो नियम दिए गए उस नियमों का पालन करना है। शाम 6 बजे से लेकर 9:45 तक का वक्त दिया गया है। इसी दरमियान उन्हें अपनी रैली को पूरा भी करना है। और राज ठाकरे जिस तरह से पूना से निकले थे एक दिन पहले, उसके बाद वो अहमदनगर गए। अहमदनगर में वहाँ पे समझिए शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को उन्होंने फूल अर्पण किया। उसके बाद वो उसी रास्ते से बाकायदा औरंगाबाद पहुँचते। तो एक पूरा माहौल यहाँ पर मनसे की तरफ से बनाने की कोशिश की गई। तो आज होने वाली इस रैली पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। हमारे साथ औरंगाबाद से हमारे एक और साथी मोहम्मद अजहरुद्दीन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजहरुद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, आज सभी की निगाहें औरंगाबाद पर ही लगी हुई हैं। खास तौर पर इम्तियाज जलील ने जिस तरह से बाकायदा एक बयान दिया है उसके बाद नजर आ रहा है कि आज जो सियासी माहौल है वो जरूर वहां पर गरमाया हुआ है। जी ना, बिल्कुल सही है कि औरंगाबाद में जो रैली होने जा रही है, औरंगाबाद में जो राज ठाकरे की सभा होने जा रही है, उसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे मुल्क की नजरें इस सभा के ऊपर लगी हुई है। हालांकि इस रैली के ताल्लुक से, इस जलसे के ताल्लुक से बहुत मुखालिफत हुई। सियासी पार्टियों ने, समाजी पार्टियों ने, दलित तंजीमों ने और यहाँ तक कि यहाँ के कारोबारी तबके ने भी इसकी मुखालिफत की। हर एक ने अपने अपने तौर पर इस मामले में है तो पुलिस कमिश्नर और जिला इंतजामिया से नुमाइंदगी की, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने इसको इजाजत दी है, मशरूत इजाजत दी है। सख्त शराइत आयद की गई है। मैं आपको बता दूं कि इस जलसे को लेकर पुलिस सख्त चौकसी इख्तियार किए हुए है। गुज़िश्ता शब शहर में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस के इंतजामात काफी
सख्त रखे गए हैं। जहाँ पे रैली होनी है वहाँ पर भी चारों तरफ से उस इलाके को घेर कर रखा गया है। पुलिस और जिला इंतजामिया कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। इसी तरह हालांकि इस मामले को चूंकि राज ठाकरे पहले ही अजान के ताल्लुक से लाउड स्पीकर पर अजान पे जो उन्होंने एतराज जताया था, उस मामले पर उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेकर काफी सुर्खियों में रहे और इसी बात पर ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि राज ठाकरे औरंगाबाद में जो जलसा होने वाला है उसमें जहर अफशानी कर सकते हैं और शहर का माहौल अजहरुद्दीन, खराब हो सकता हम ये भी जानना चाहेंगे अजहरुद्दीन कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राज ठाकरे जो है वो अब दोबारा जोर शोर से अपनी एक सियासी पारी है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, औरंगाबाद पर ही खास फोकस क्यों? देखिए, जहाँ तक औरंगाबाद का सवाल है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद वो तारीखी शहर है। इसी शहर से शिवसेना को बढ़ावा मिला था। इसी शहर का ये सांस्कृतिक मंडल है जहाँ पर बाला साहेब ठाकरे ने सबसे पहले यहाँ पर जलसे आम से खिताब किया था और फिर औरंगाबाद के लोगों ने उनको गले से लगाया था। तो फिर शिवसेना को उरूज इसी शहर से मिला था। आज राज ठाकरे अपने चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी सांस्कृतिक मंडल में जलसा करने जा रहे हैं और ये है कि राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे ने फिरका वाराना बयानात उतने इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने यानी मुसलमानों के खुलकर कभी मुखालिफत नहीं की बाला ठाकरे ने, लेकिन राज ठाकरे सीधा इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बना रहे, तो उसकी वजह से यहाँ पर शर्मंगेजी का खदशा है। तो बहरहाल आज इस बेहद अहम जलसे पर सभी की निगाहें हैं, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजहरुद्दीन आपका भी, और हमारे साथी जो कि मुंबई से हमारे साथ मौजूद थे वसीम अंसारी, दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस मुल्क को यकसा सिविल कोड की कतई जरूरत नहीं है। मरकजी हुकूमत अगर वाकई मुल्क में इंसाफ और तरक्की के लिए संजीदा है तो वो शराब पर पाबंदी आयद क्यों नहीं करती? इस तरह का सवाल MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि तमाम मज़ाहिब के मुख्तलिफ रिवाज हैं, उन्हें कैसे आप एक रंग में रंग सकते हो? असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स का हवाला देते हुए कहा कि ये कतई मुमकिन नहीं है और बहैसियत मुसलमान वो कभी इसकी हिमायत नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद के दौरे पर थे। MIM सरबराह ने MP इम्तियाज जलील की रिहाइशगाह पर दावत इफ्तार में भी शिरकत की। यूनिफॉर्म एंड कॉमन कोड में जमीन आसमान का फर्क है कि दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, बताओ हमारे को। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मुसलमानों को, सिख को, क्रिश्चियन को क्यों नहीं मिलता भाई? ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करने का वादा किया कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको निकाल देंगे? हाँ? और मेरा जो कल्चर है तो मुस्लिम, आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन है मेरे को। इकोनॉमी बढ़ गई, कोयला निकालने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, पर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। महंगाई कम होने की उम्मीद रखने वालों को आज एक बार फिर धचका लगा। LPG सिलेंडर की कीमतों में आज से 100 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो गया है। ये इजाफा कमर्शियल LPG सिलेंडर पर हुआ है। पिछले महीने यानी 1 अप्रैल को कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपये का इजाफा हुआ था। इस बढ़ी हुई कीमत के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के लिए 2355 रुपये 50 पैसे अदा करने होंगे। फिलहाल घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आज एक बार फिर से LPG कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, यानी आम आदमी की जो जेब है उस पर एक बार फिर से बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका असर जो है वो बहुत सारी दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल हिना, देखिए साफ तौर से महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इस महंगाई के
जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस नहीं बल्कि व्यापारी वर्ग में भी काफी फिलहाल बोझ पड़ रहा है महंगाई का। और उसका एक बड़ा वजह यह भी है कि जो फिलहाल 19 किलो का जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसमें 102.50 रुपए का इजाफा हुआ है। यानी कि जो गैस सिलेंडर, अब ये गैस सिलेंडर 2355 रुपए में हो गया है, यानी कि 2350 रुपए में आपको अब कमर्शियल जो गैस है वो आज 1 तारीख से लेना पड़ेगा। पहले जो इसका रेट था वो 2253 मिलता था। वहीं न केवल ये बल्कि 5 किलो का जो एलपीजी सिलेंडर है वो 655 रुपए हो गया है। तो निश्चित रूप से महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर व्यापारी वर्ग और आम जनमानस इस पूरी महंगाई से परेशान है। और जिस तरह पेट्रोल और एलपीजी गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। अगर कमर्शियल गैस महंगा हो रहा है तो निश्चित रूप से जो होटलों में लोग खाना खाने जाते हैं निश्चित रूप से उसका रेट बढ़ेगा। यानी कि ये जो रेट बढ़ा है उसका कहीं ना कहीं बोझ आम जनमानस की जेब पर भी पड़ने वाला है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में गर्मी की शिद्दत देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 43 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से दिल्ली और अतराफ के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल इंतजामिया को तालीमी इदारों को बंद करने या फिर औकात में कमी करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। अगले 5 दिनों तक दर्जा हरारत में शिद्दत रहने के पेश नज़र खासकर दोपहर के वक्त में नागुज़ेर वजूहात के अलावा लोगों को घरों में ही रहने का मशवरा दिया जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हमारे साथी प्रीति श्रीवास्तव मौजूद हैं। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ गर्मी का वहां पर हाल है, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और आगे भी जो आने वाले दिन है उसमें कम होने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो दिल्ली एनसीआर में जो गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब है कि जो गर्मी है वो उसका जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। लोगों को हिदायत दी गई है कि दिन के समय अगर कोई बहुत जरूरी काम ना हो तो घरों से ना निकले। और साथ ही ये भी कहा गया है कि आने वाले जो कुछ दिन हैं वो ऐसे ही मौसम रहेगा, मतलब लोगों को इसमें कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर पॉसिबल हो तो जो छोटे बच्चों के जो स्कूल हो उनको बंद कर दिया जाए। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसलिए ये कहा गया है कि अगर घरों से ना निकलें और साथ ही जो छोटे बच्चे हैं और जो 60 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनको तो पूरी तरीके से हिदायत दी गई है कि वो घर से ना निकलें। लेकिन जिस मौसम विभाग की अगर मैं बात करूं तो मौसम विभाग का ये भी कहना है कि ये जो मौसम है ये आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा और इससे भी ज्यादा जो गर्मी है वो बढ़ सकती है। तो अभी फिलहाल कोई भी राहत लोगों को इससे नहीं मिलेगी। तो बहरहाल गर्मी से बचने के लिए लगातार लोगों को सलाह दी जा रही है गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें और अगर निकलना भी पड़े तो तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। दिल्ली समेत कई रियासतों में कोयले की किल्लत की वजह से बिजली का बहरान पैदा हो गया है। दिल्ली हुकूमत ने कोयले की शदीद किल्लत का दावा किया और कहा कि कई पावर प्लांट्स में सिर्फ 1 दिन के ज़खायर रह गए हैं और ऐसे में दिल्ली में बिजली की सप्लाई में खलल पड़ सकता है। वहीं मरकजी वजीर तवानाई आर.के. सिंह ने कहा कि दिल्ली को ज़रूरत के मुताबिक बिजली मिलती रहेगी। दिल्ली में शदीद गर्मी भी पड़ रही है, ऐसे में बिजली के बढ़ते बहरान ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। मुल्क भर में महकमा मौसमियात के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3,324 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40 लोग कोरोना से फौत हो गए। इसी अरसे में 2,800 से ज़ायद लोग कोरोना से शिफायाब भी हुए। कोरोना से हिफाजत के लिए एक जानिब हुकूमत की जानिब से टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 189 करोड़ से ज़ायद टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने की आवाम से लगातार अपील महकमा सेहत की जानिब से की जा रही है।
दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। महकमा के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 1520 नए मामले दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि इसी अरसे में 1400 से ज्यादा लोग कोरोना से शिफायाब हुए। कोरोना के फैलते असरात के पेश नज़र मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की लगातार लोगों से अपील की जा रही है। वहीं इस वबा से हिफाजत के लिए टीकाकारी मुहिम भी जोर शोर से जारी है। आज यौम मजदूर है, यानी लेबर डे। ये दिन मनाने का मकसद मजदूरों, मेहनतकशों के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनके मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाना है। इस दिन की शुरुआत 1986 में अमेरिका के शिकागो से हुई। इस मुकाम पर मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज किया गया था। इस मौके पर दुनिया भर में मुख्तलिफ तकरीबात, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस, साथ ही साथ रैलियाँ मुनक़िद की जाती हैं। साथ ही मेहनतकशों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाता है। हर साल की तरह ENBA यानी एनबा एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ने मुल्क की न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए बेबाक सहाफ़त को एजाज़ से नवाजा। ENBA अवार्ड हासिल कर न्यूज़ 18 उर्दू ने एक बार फिर अपनी बादशाहत पर मोहर लगा दी है। नामवर सहाफ़ी, शायर और न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर ने साल के बेहतरीन उर्दू न्यूज़ चैनल का अवार्ड हासिल किया। तहसीन मुनव्वर ने अपने खिताब में इस जीत के लिए ग्रुप एडिटर राजेश रैना और पूरी टीम का बेहद शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा कि उर्दू ज़बान लोगों को जोड़ने का काम करती है। Ladies and gentlemen, the category is News Channel of the Year Urdu, and the award in this category goes to News 18 Urdu. Let's have all of you on stage sharing this big moment here. May we invite the team. सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और उर्दू एक बहुत ही एक लैंग्वेज प्यार की है, मोहब्बत की है, और इस कैटेगरी में हाँ जी ज़ुबान बिल्कुल सही डॉक्टर बत्रा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? कुछ उर्दू में ही कहें तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया एनबा। आपने जो है ईद से पहले हमारी ईद कर दी, क्योंकि अभी सऊदी अरब में चांद नहीं हुआ, इसका मतलब 3 तारीख को ईद होगी। और 3 दिन पहले जो है, जब भी एनबा की ईद होती है, न्यूज़ 18 उर्दू की ईद होती है। तो आपने हमारी आज ईद कर दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, उर्दू जो है वो एक ऐसी ज़बान है जो जोड़ कर चलती है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इस सोच के साथ हम न्यूज़ 18 उर्दू को आगे लेकर चलते हैं कि जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, ये वो बस्ती है जहां प्यार किया जाता है। मोहब्बत जिंदाबाद, एनबा जिंदाबाद, जोरी जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने नेटवर्क के जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं राहुल जोशी सर, हमारे जो सीईओ हैं अविनाश कौल सर, हमारे संतोष मेनन सर, हमारे ग्रुप एडिटर राजेश रैना साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे एडिटोरियल पॉलिसी में पूरी आज़ादी दी है, जिसके लिहाज से हम जो करना चाहते हैं करते हैं। हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं रहता और हम हिंदुस्तान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए से। मैं RFC हैदराबाद में मुबश्शिर सईद साहब जो सब कुछ संभाले हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और नोएडा में हमारे यासीन पंडित साहब, उनकी भी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। RFC की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब हजरात का शुक्रिया करता हूं। और एनबा का खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार दूसरी बार इन्होंने हमारी मेहनतों को सराहा और उर्दू ज़बान को सराहा। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, शब खैर।
इस मुल्क के अक्सरियती तबके को खुश करने और हिंदुत्व की अलमबरदारी में कौन सबसे आगे है, इसके लिए तमाम सियासी पार्टियों में एक तरह की होड़ सी लगी हुई है और इन तमाम ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने किया। वो औरंगाबाद में MP इम्तियाज़ जलील की रिहाइशगाह पर इफ्तार पार्टी में शरीक थे। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की और कहा कि TRS को छोड़कर तमाम पार्टियां इसी दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने मुसलमानों को पंचिंग बैग भी कहे जाने पर भी एतराज जताया और कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुसलमानों को निशाना बना सके। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे पंचिंग बैग बना सके। सुनिए आप, नहीं सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। हमारा मानना ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, NCP है, समाजवादी पार्टी है। सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। अहम बैनुल-अक़वामी खबर भी, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू हुए 2 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। रूस के ताज़ा हमलों में ओडिशा शहर का एयरपोर्ट तबाह हो चुका है। एक जानिब रूस यूक्रेन की फौजी ताकत को कमज़ोर करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेनी फौज मज़ाहमत में रूस के हज़ारों फौजियों को मौत के घाट उतारने का दावा कर रही है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने ताज़ा बयान के जरिए 23,000 से ज्यादा रूसी फौजियों को हलाक करने का दावा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के 1,000 से ज्यादा टैंक, 200 से ज्यादा फौजी तैयारों और तकरीबन 2,500 बख्तरबंद फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगले चंद हफ्तों के दौरान रूस के हजारों की तादाद में फौजियों को हलाक और जख्मी भी किया जाएगा। Окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході держави. Нагнали підкріплення на Харківщину. Пробують посилити тиск на Донбасі. Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже більше 23 тисяч солдатів. Але не зупиняються. Наші захисники знищили вже більше 1000 російських танків, майже 200 російських літаків, майже 2,5 броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка у запасу. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій землі. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві. खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।